हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैंक दर, उसके बाद बी है रेपो दर, सी वाला ऑप्शन है खुला बाजार परिचालन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मार्जिन आवश्यकता। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कौन जो है आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। तो देखिएगा कि कौन सा उपकरण जो है तो आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्जिन आवश्यकता। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना का, उसके बाद बी है चौथी पंचवर्षीय योजना का, तथा ऑप्शन नंबर सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है छठी पंचवर्षीय योजना का। तो गरीबी हटाओ ये जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, ये योजना जो है तो कब लागू हुआ, तो ये योजना हुआ था 1974 से लेकर के 1979 तक, यानी इसका लक्ष्य था 1974 से लेकर के 1979 तक। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि आरबीआई किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए है विश्व बैंक का, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, या विश्व आर्थिक मंच का, या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरबीआई जो है तो ये किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है। तो देखिए, आरबीआई जो है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का संगठन का सदस्य है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भारत में एमएसपी को पहली बार कब लागू किया गया था। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में एमएसपी को जो है तो पहली बार कब लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1966-67 में, या फिर 1946-47 में, 1956-57 में, या फिर 1976 से लेकर के 67 यानी 67 से लेकर के 76 में। तो देखिए कि भारत में एमएसपी पूछा जा रहा है कि ये कब लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1966-67 में। एमएसपी जो है तो 1966-67 में लागू किया गया था, और यह व्यवस्था मुख्य रूप से गेहूं के लिए शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ावा देना और किसानों की फसल की उचित कीमत सुनिश्चित कराना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, शब्द सरदेश मुखी क्या था। तो शब्द सरदेश मुखी आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या था। तो दक्कन साम्राज्य में राजस्व संग्राहकों के प्रमुख को भुगतान किए जाने वाले भूमि राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था, या फिर ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी क्षेत्र में प्रमुख राजस्व संग्राहकों को भुगतान किए जाने वाले भूमि राजस्व का 9 से 10% था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कि उत्तरी क्षेत्र के जमींदारों को भुगतान किए जाने वाले भूमि राजस्व का 7 से 8% था, या फिर दक्कन साम्राज्य के जमींदारों को भुगतान किए जाने वाले भूमि राजस्व का 7 से 8% था। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि शब्द सरदेश मुखी क्या था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि दक्कन साम्राज्य में राजस्व संग्राहकों के प्रमुख को भुगतान किए जाने वाले भूमि राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भारत के लिए कितने भूकंप क्षेत्रों या भूकंपीय क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है। तो ए वाला ऑप्शन है 3, बी 4, सी 5, या फिर डी। तो देखिए कि भारत के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितने भूकंप क्षेत्रों या भूकंपीय क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है। तो भारत के लिए जो है 4 भूकंप क्षेत्रों या भूकंपीय क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक
तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु पूछा जा रहा है कि कौन सा है। टोनगा गर्त है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मारियाना गर्त है, या सी है कुरील कामचटका गर्त है, या फिर डी है फिलिप गर्त है। तो देखिए पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है मारियाना गर्त। और देखिए मारियाना गर्त ये कहाँ पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में। तो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु क्या है, मारियाना गर्त। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो ज्वारीय बंदरगाह आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो विशाखापत्तनम है, या फिर कांडला है, या तूतीकोरिन है, या फिर अगला वाला देखिएगा ऑप्शन चेन्नई है। तो ज्वारीय बंदरगाह का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है तो ये ज्वारीय बंदरगाह है, और इसे अब जो है इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से ये जाना जाने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि नार्वेस्टर्स जो अधिकार पूर्वी बिहार को प्रभावित करते हैं, ये डॉट डॉट से व्युत्पन्न होते हैं। तो देखिए नार्वेस्टर पूछा जा रहा है कि जो अधिकतर पूर्वी बिहार को प्रभावित करते हैं, तो ये कहाँ से उत्पन्न किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अरब सागर से, उसके बाद बी है हिंद महासागर, सी है बंगाल की खाड़ी, तथा ऑप्शन नंबर डी है अटलांटिक महासागर। तो देखिए कि नार्वेस्टर जो अधिकतर पूर्वी बिहार को प्रभावित करते हैं, ये उत्पन्न होते हैं बंगाल की खाड़ी से। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, उसके बाद बी है नए राज्यों का गठन, सी वाला ऑप्शन है कि राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन, तथा ऑप्शन नंबर डी है कि संसद में नियम व प्रक्रिया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए राज्य विधानमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि भारत में राज्य विधायिका में राज्यपाल और एक या दो सदन होते हैं, यानी कि ये कथन सत्य है। या बी है कि राज्य विधायिका में राज्यपाल सदन या सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी है कि राज्य विधायिका में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। या फिर डी वाला ऑप्शन देखिए कि राज्य विधायिका में कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्यपाल होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भारत में राज्य विधायिका में राज्यपाल और एक या दो सदन होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। अब ऑप्शन देखिए कि राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री जो है तो कौन से कार्य करते हैं। ए है कि वह राज्यपाल को सिफारिश करता है कि किसे मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया जाए। उसके बाद सेकंड है कि यह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। 3 है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता उनके द्वारा की जाती है। अब इसमें कूट दिया गया है कि कौन कौन से ऑप्शन जो है सही होंगे। तो पहला वाला है कि केवल 1 और 3 सही होगा, या केवल 1, या केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री जो है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य करता है। देखिए ये ऑप्शन जो है तीनों जो है तो मुख्यमंत्री ये सभी कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा डी, ये 1, 2 और 3 जो है तीनों सही हैं।
अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। देखिए काफ़ी क्वेश्चन जो है कठिन क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट जूनियर लेवल पर, तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए, खास करके हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो काफ़ी कठिन क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब चलिए हम इसमें देखते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए है चौथी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद बी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी वाला ऑप्शन है कि पहली पंचवर्षीय योजना, तथा ऑप्शन नंबर डी है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि चोल शासक विजयादित्य चोल प्रारंभ में किसके सामंत थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चालुक्य के, उसके बाद सेकंड है पल्लव के, सी है पांड्य के, या फिर राष्ट्रकूट के। तो चोल शासक विजयादित्य चोल पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में किसके सामंत थे। तो देखिए चोल शासक विजयादित्य चोल जो थे तो ये प्रारंभ में कांची के पल्लवों के सामंत थे। तो पल्लव कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सुदर्शन जलाशय के मरम्मत कार्य का उल्लेख है। तो अभिलेख पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से अभिलेख में सुदर्शन जलाशय की मरम्मत कार्य का उल्लेख किया गया है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है नाहपान का नासिक अभिलेख में, या देखिए सी वाला ऑप्शन है कि रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में, या फिर डी वाला ऑप्शन देखिए कि स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सुदर्शन जलाशय के मरम्मत कार्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि दामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में, जिसे हम गिरना शिलालेख भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि हाथ की कुल्हाड़ी और लंबा धारदार चाकू किस युग के विशिष्ट उपकरण थे। ऑप्शन नंबर ए देखिए प्रारंभिक पुरापाषाण काल के, उसके बाद बी है मध्य पुरापाषाण काल के, सी है उत्तर पुरापाषाण काल के, या फिर डी है लौह युग के। तो देखिए कि हाथ की कुल्हाड़ी और लंबा धारदार चाकू ये पूछा जा रहा है कि किस युग के विशिष्ट उपकरण थे। तो हाथ की कुल्हाड़ी और लंबा धारदार चाकू ये थे प्रारंभिक पुरापाषाण काल के विशिष्ट उपकरण थे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि भारत में विष्णुकुंडिन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा किसे माना जाता था। तो ए वाला ऑप्शन है विक्रमेंद्र वर्मा द्वितीय को, उसके बाद गोविंदा वर्मा को, उसके बाद देखिए अगला वाला ऑप्शन है माधव वर्मा फर्स्ट को, या फिर माधव वर्मा सेकंड को, यानी माधव वर्मा द्वितीय को। तो देखिएगा कि भारत में विष्णुकुंडिन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, तो भारत में विष्णुकुंडिन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था माधव वर्मा द्वितीय को। तो माधव वर्मा द्वितीय ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल में हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। तो देखिएगा इसमें पहला वाला ऑप्शन है धौलावीरा, उसके बाद बी है मोहनजोदड़ो, सी है हड़प्पा, तथा डी है कालीबंगा। अब नीचे कूट दिया गया है, तो देखिए कौन कौन से कूट सही होंगे। तो पहला है ए और बी, उसके बाद बी और सी और डी, या फिर ए और सी। तो देखिएगा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस पुरातत्व स्थल में हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। तो देखिए कि पुरातत्व स्थल में हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था की जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण जो है तो ये मिलता है धौलावीरा और मोहनजोदड़ो में। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ए और बी जो है इसका, यानी कि दोनों सही होगा।
अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे। तो हुमायूं नामा के लेखक पूछा जा रहा है कि हुमायूं नामा के लेखक जो है तो कौन थे। तो चलिए बताइए भाई कि हुमायूं नामा के लेखक कौन थे। पहला वाला ऑप्शन है अब्दुस समद, उसके बाद बी है मीर सैयद अली, सी है गुलबदन बेगम, तथा ऑप्शन नंबर डी है हाजी बेगम। देखिए हुमायूं नामा के लेखक थी गुलबदन बेगम, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने लिखा है हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि इन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राचीन भारतीय न्यायालय की झलक देता है। तो प्राचीन भारतीय न्यायालय की झलक जो है तो कौन सा कार्य देता है ये पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि मालविकाग्निमित्र, उसके बाद मृच्छकटिका, मुद्रा राक्षस या फिर रत्नावली। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा कार्य प्राचीन भारतीय न्यायालय की झलक देता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृच्छकटिका। मृच्छकटिका जो है तो प्राचीन भारतीय न्यायालय की झलक देता है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन, हरिहर प्रथम के दरबार में कौन आया था। तो हरिहर प्रथम के दरबार में पूछा जा रहा है कि कौन आया था। तो पहला वाला ऑप्शन है इबन बतूता, निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रज्जाक या फिर डोमिंगो पेस। तो बताइएगा कि हरिहर प्रथम के दरबार में कौन आया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इबन बतूता, यानी कि हरिहर प्रथम के दरबार में आए थे इबन बतूता, यानी ए वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि उत्तर भारत में तुर्की विजय का वास्तविक समेकनकर्ता कौन था। ऑप्शन नंबर ए देखिए इसमें है अली मर्दन खान, उसके बाद यलदुज, सी है इल्तुतमिश तथा ऑप्शन नंबर डी है कुबचा। तो देखिए कि उत्तर भारत में तुर्की विजय का वास्तविक समेकनकर्ता पूछा गया है कि उत्तर भारत में तुर्की विजय का वास्तविक समेकनकर्ता कौन था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। आइए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद के, भोपाल के या फिर जैसलमेर के या फिर ऑप्शन नंबर सी है डी है कि जोधपुर के। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जोधपुर के महाराजा। जोधपुर के महाराजा ने जो है अंत में विद्रोह नाटकीय प्रदर्शन के करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और उनका नाम था, जोधपुर के महाराजा का नाम हनुमंत सिंह। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया। तो ए वाला ऑप्शन है 1764, बी है 1765, सी है 1766 तथा डी है 1767। तो बताइएगा भाई कि किस वर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1765 में। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1953 में स्थापित राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो है कौन 1953 में स्थापित राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था। तो फजल अली नहीं था या फिर अगला वाला ऑप्शन है के एम पडिक्कर नहीं था या नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा राजेंद्र प्रसाद या फिर एच एन कुंजरू। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 1953 में स्थापित राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था। तो 1953 में स्थापित राज्य पुनर् आयोग के सदस्य नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, राज्यों द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाले वर्ष के संबंध में किस युग्म का मिलान गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, यानी कि 1798 में। उसके बाद है अवध 1801 में,
सी है भरतपुर 1818 में, या फिर डी है तंजौर 1803 में। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि राज्यों द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाले वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर 1818। ये युग्म जो है तो गलत है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी पत्रिका समाचार पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सी पत्रिका समाचार पत्र जो है तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया है जागृति, मूकनायक, बी वाला ऑप्शन है, सी है बहिष्कृति भारत तथा डी है जनता। तो ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है। तो देखिए जागृति समाचार पत्र जो है तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 1920 नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, बी है जे.एम. सेनगुप्ता, सी है एम.के. गांधी तथा डी है सी.आर. दास यानी कि चित्तरंजन दास। तो देखिएगा कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 1920 नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान तो निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में है सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास जो थे। तो चित्तरंजन दास ने जो है 1920 नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक नहीं है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में से तो क्या एक नहीं है। तो संघवाद नहीं है, या सरकार का अध्यक्षीय रूप नहीं है, या अधिकारों का पृथक्करण नहीं है, या फिर डी है धर्मनिरपेक्षता नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक नहीं है। तो देखिए भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक नहीं है तो वो है सरकार की अध्यक्षीय रूप। ये जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं में से नहीं है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि शून्यकाल जो भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यकारी परिषद की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखने का एक साधन है उसे क्या उसमें जो है डॉट डॉट आता है। तो देखिए कि शून्यकाल जो भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यकारी परिषद की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखने का एक साधन है तो ये डॉट डॉट आता है। तो कब आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, या फिर प्रश्नकाल के बाद, या फिर स्थगन प्रस्ताव के बाद, या फिर अविश्वास प्रस्ताव के बाद। तो देखिएगा इसमें कि शून्यकाल जो भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यकारी परिषद की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखने का एक साधन है तो ये आता है अविश्वास प्रस्ताव के बाद। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है इस वाक्यांश से क्या पर्याप्त है। तो इस वाक्यांश से क्या पर्याय है ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान जो है एक जीवंत दस्तावेज है। तो चलिए देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है, या फिर बी है कि संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया था न कि उसे बाहर से थोपा गया था, या फिर सी है कि संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है, या फिर डी वाला ऑप्शन देखिए कि संविधान एक पावन दस्तावेज है और इसलिए यह जीवित गुरु समान है। तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है इस वाक्यांश से क्या पर्याय है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि संविधान की समवर्ती सूची प्रदान की गई थी। तो संविधान की समवर्ती सूची पूछा जा रहा है कि ये प्रदान की गई थी। तो देखिए केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित करना, या फिर अगला वाला ऑप्शन है राज्यों को अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता देना, या केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, या फिर डी वाला ऑप्शन है कि सामुदायिक जिम्मेदारियों की एक अलग श्रेणी बनाना। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि संविधान की समवर्ती सूची प्रदान की गई थी। तो देखिए संविधान की समवर्ती सूची की गई थी केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायत कौन बनाता है। तो संसद बनाता है, या लोकसभा, या राज्य परिषद, या फिर राज्य का विधान मंडल। तो देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 243 सी के तहत पूछा जा रहा है कि पंचायत कौन बनाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य का विधानमंडल। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निरोधक अधिनियम के बारे में प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए है दूसरी अनुसूची में, यानी कि दूसरी अनुसूची में जो है दल बदल निरोधक अधिनियम के बारे में प्रावधान दिया गया है, या फिर 9वीं अनुसूची में, या फिर 10वीं अनुसूची में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चौथी अनुसूची में। तो देखिए कि भारतीय संविधान के पूछा जा रहा है कि किस अनुसूची में दल बदल निरोधक अधिनियम के बारे में प्रावधान है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची में, यानी कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधक अधिनियम के बारे में प्रावधान है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है रूसी संविधान से, उसके बाद बी है अमेरिकी संविधान से, सी है फ्रांसीसी संविधान से, तथा डी वाला ऑप्शन देखिएगा कि ब्रिटिश संविधान से। तो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा ये पूछा जा रहा है कि किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है तो ये रूस के संविधान से ली गई है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूसी संविधान से। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डांट डांट यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। तो कहाँ पर जो है यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि गाड़ियों में, उसके बाद कार्यस्थलों पर, सी है वैवाहिक संबंधों में, तथा डी है सड़कों पर। तो देखिएगा कि 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को तो कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्यस्थलों पर, कार्यस्थलों पर। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि यदि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के लिए नकदी प्रवाह को बढ़ाता है तो इससे निम्न में से क्या होगा। तो बताइएगा कि यदि जो है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के लिए नकदी प्रवाह को बढ़ाता है तो इनमें क्या होगा, उधार लेना बढ़ जाएगा, या फिर गिरवी बढ़ जाएगी, या उधार देना घट जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए कि जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के लिए नकदी प्रवाह को बढ़ाता है तो इनमें से जो है उधार देना घट जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि कौन सा मुगल चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था। तो बताइए भाई कि कौन सा मुगल चित्रकार था जो कि पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था। तो पहला वाला ऑप्शन है मीर सैयद अली, या फिर बसामन, या उस्ताद मंसूर, या फिर अगला वाला ऑप्शन है अबुल हसन। तो देखिए उस्ताद मंसूर जो था तो ये पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था, यानी उस्ताद मंसूर एक ऐसा मुगल चित्रकार था
जो कि पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था या बहुत मतलब आगे था। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि टोक्यो में भारत का सम्मेलन डाट डाट के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। तो किसके मार्गदर्शन में टोक्यो में भारत का सम्मेलन आयोजित किया गया था? कैप्टन मोहन सिंह के, उसके बाद बी है रास बिहारी बोस के, सी वाला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के, या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा सत्यनारायण सिन्हा के। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि टोक्यो में भारतीयों का सम्मेलन डाट डाट के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। तो देखिए कि टोक्यो में भारतीयों का सम्मेलन जो है तो ये आयोजित किया गया था रास बिहारी बोस के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस ऑप्शन नंबर बी में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि दक्षिण भारतीय समाज का वलंगई और इदंगई विभाजन सबसे पहले देखा गया था। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दक्षिण भारतीय समाज का वलंगई और इदंगई विभाजन तो ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो बताइएगा भाई कि दक्षिण भारतीय समाज का वलंगई और इदंगई विभाजन तो सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो संगम काल में, या फिर पल्लव काल में, या चोल काल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नायक काल में। तो देखिए दक्षिण भारतीय समाज का वलंगई और इदंगई विभाजन ये देखा गया था सबसे पहले चोल काल में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन है कि प्रत्येक जिले में दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक जिले में दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहला वाला ऑप्शन है 1774 में, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है 1773 में, सी वाला ऑप्शन देखिए 1772 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1781 में। तो देखिए प्रत्येक जिले में दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत की स्थापना ये की गई थी 1772 में। कब की गई थी? तो 1772 में। किसके द्वारा की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट करते समय भगत सिंह का साथी कौन था? तो बताइए भाई कि केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट करते समय तो उस समय भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था, या सुखदेव था, या राजगुरु था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जतिन दास था। तो देखिए कि केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट करते समय भगत सिंह का साथी उस समय था बटुकेश्वर दत्त। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि दस्तक शब्द का क्या अर्थ है? दस्तक शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि दस्तक शब्द का अर्थ क्या है? तो दंगा है, या फिर शुल्क मुक्त व्यापार है, या पद है, या फिर बाजार है। तो बताइए भाई दस्तक शब्द का क्या अर्थ है? तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, यानी कि दस्तक शब्द का अर्थ होता है शुल्क मुक्त व्यापार। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा।